नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के डॉक्टर्स डे स्पेशल के ई अधिवेशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स के काम की, डॉक्टर्स के जॉब रोल की, कि कितना डिफिकल्ट ये पूरा टास्क होता है। और खासतौर पर कोरोना काल के बीच हमने डॉक्टर्स को जो दिन रात काम करते हुए देखा है, उसके पीछे की मेहनत क्या है, किस तरीके से बैलेंस डॉक्टर्स ने बिठाया, और उसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, एमडी, संतोष अस्पताल फरीदाबाद की तरफ से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा अर्श अस्पताल फरीदाबाद की तरफ से डायरेक्टर डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो पूरे इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से डॉक्टर्स डे पर आपको बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि किस तरीके से चुनौतीपूर्ण ये पूरा कोरोना काल रहा, क्योंकि हम सब के लिए तो चुनौतियां थी ही, लेकिन डॉक्टर्स के लिए शायद ये चुनौतियां दो स्तर ज्यादा थी। किस तरीके से आपने बैलेंस बिठाया, क्या कुछ आपका तजुर्बा रहा? हमें आवाज ठीक क्लियर नहीं। अभी आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर साहब? डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आवाज साफ मिल रही है? रंजना जी आवाज तो ठीक है। डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है। डॉक्टर लोकेश, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरीके से ये पूरा कोरोना काल आपका गुजरा, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए। जिंदगी में बैलेंस आपने कैसे बिठाया, आपका तजुर्बा क्या कुछ रहा? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे डॉक्टर्स डे पर आज आमंत्रित किया। इस जो कोविड पीक थी, सेकंड पीक, इस दौरान काफ़ी चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा। जैसे कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएंगे। जैसे जैसे पेशेंट आने लगे तो हमको लगे इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल की बेड्स कैपेसिटी बढ़ाई जितना मैक्सिमम हो सके थी। हमको लग गया कि इस बार नॉन कोविड पेशेंट्स इतने नहीं आएंगे, तो हमने इवन ओटी का रिकवरी रूम, माइनर ओटी, सबको हमने ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट कर दिया। और स्टाफ भी हमने जितना जल्दी हो सकता था सारा अपना एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसको प्रिपेयर किया। और सबसे बड़ा इशू हमें अटेंडेंट को काउंसलिंग करने में बहुत बड़ा फेस करना पड़ा, क्योंकि सभी अटेंडेंट चाहते थे हमारे पेशेंट्स का क्या फीडबैक है। और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस बार इतना सीरियस पेशेंट थे कि सबसे पहले उनको ट्रीट करने में हमारा ज़्यादातर टाइम जाता था। अटेंडेंट को काउंसलिंग के लिए भी हमने जितना हो सकता था हमने टाइम निकाला। ऑक्सीजन की कमी जैसे जैसे आई तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज किए, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही एक विकल्प था उस समय, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं थी, ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई थी बहुत। हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर जितना और परचेज कर सकते थे परचेज किए। डूरा जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है बड़ा, वो भी हमने परचेज किए। और वेंटिलेटर भी हमने ऑर्डर दे दिए। इस तो अर्श हॉस्पिटल ने कोविड पीक के दौरान प्रिपरेशन कर ली थी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट को बचा सके। और हमारी कोशिश यही थी कि हम जितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं हम उनको सबको ठीक करके भेजें, और हमने इसमें सफल भी रहे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे मैनेजमेंट को बनाया जाए, तभी सही वक्त पर सही सुविधा मरीज को मिल पाती है। ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी डॉक्टर साहब, लेकिन साथ ही पर्सनल ज़िंदगी को कैसे आपने बैलेंस किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आप लोगों के लिए इसलिए भी थी क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मरीजों को रहना पड़ता था, फिर आपको परिवारों के साथ भी रहना है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी में बैलेंस सर आपने कैसे बिठाया? काफ़ी टफ पीरियड था। मेरे दो बच्चे हैं, एक 9 इयर्स का, एक 3 इयर्स का जी। और हॉस्पिटल के सेम ही प्रीमिसेस में हमारा रेजिडेंस है। मैं और मेरी वाइफ दोनों हॉस्पिटल में रहते थे। वाइफ एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी और हम दोनों बच्चों को घर में लॉक करके आते थे। और रात को 12 बजे, किसी ने 1 बजे, किसी ने 2 बजे हम घर पर जा पाते थे। और फिर भी रात भर हम ऑक्सीजन अरेंजमेंट करने में लगे रहते थे। तो उस समय काफ़ी चैलेंजिंग रही और बड़ा डर रहता था, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में बच्चे सांस ले रहे थे कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए। काफ़ी डर रहता था, लेकिन जब भगवान का शुक्रिया है कि हम सब ठीक रहे।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप बैलेंस अच्छे से बिठाएं, अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखें और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर मरीजों की ज़िंदगी बचाने की भी होती है और वो भी आपने बखूबी किया है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि फरीदाबाद की जो तस्वीर हमने देखी वो भयावह रही। उस दौर से निकालकर मौजूदा परिस्थिति में आज फरीदाबाद आया है, जहाँ पर स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, संक्रमण कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके अस्पताल की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आपने सहयोग किया, क्योंकि अस्पतालों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ पर एक एक बेड के लिए लोग तरस गए थे। किस तरीके से सहयोग किया और सहयोग करने के दौरान कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? धन्यवाद रंजना जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल की तरफ से, फरीदाबाद से संतोष हॉस्पिटल की तरफ से और सभी कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा। शुक्रिया। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमने टाइम देखा कोविड टाइम में, अपनी ज़िंदगी का मैं कह सकता हूँ कि एक भयानक सपने की तरह रहा। हमें खुद भी हम इस चैलेंज के लिए, इस चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। पेशेंट सडनली जैसे हमारे पास एक तूफान जैसा आया, इतने सारे पेशेंट आने लगे, हमारे पास रिसोर्सेज जो हमारी क्षमता थी उसके अनुकूल नहीं थी और शायद सभी नर्सिंग होम या अस्पतालों के पास उतने संसाधन नहीं थे। तो हमने ये देखा कि अब सबसे ज़्यादा चुनौती हमें ऑक्सीजन के साथ करनी पड़ी। ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करने में फरीदाबाद प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया। शुरू में कुछ दिन हमें ज़्यादा दिक्कत थी, उसके बाद तो सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन कोई रात ऐसी नहीं होती थी जब हम मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नींद भी कर पाएँ। पर घर से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं और एक छोटा बेटा है, बिटिया है। हम लोगों को हमेशा ये रहता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। बच्चों के साथ साथ मेरे फादर है, डायबिटिक हैं, 70+ हैं। मुझे डर लगता था कि घर में जा रहा हूँ, कहीं मेरी वजह से कुछ है। इतने सारे डर के बीच में काम करना पड़ता था। एक ऑक्सीजन अरेंज करने का डर, किसी मरीज को कुछ हो ना जाए। यंग पेशेंट आ रहे थे हमारे पास जिनकी उम्र 30 से 35 साल थी, जो अपने परिवार को चलाने, डर लगता था कि कोई पेशेंट हमसे लूज ना हो जाए। ओवरऑल हमने करीब 500 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट किए और हमारा डेथ रेट लेस देन 1% रहा, जो एक बहुत ही संतोषजनक था। सिर्फ तो ये बार बार हम यही असेस करते थे कि हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। नए वेंटिलेटर खरीदे गए। अभी फिलहाल हमने फटाफट एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगाया। कोई भी पूरा घर हमारा डिस्टर्ब रहता था, लेकिन एक ही दिमाग में रहता था कि किसी मरीज को कुछ होने नहीं देना है, कैसे भी करके, कितना भी खतरा हमें हो, लेकिन मरीजों को बचाना है। बिल्कुल उसी भावना को और उसी जज्बे को आज हम सलाम कर रहे हैं डॉक्टर्स डे पर। डॉक्टर मल्होत्रा, इसी सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका अपना अस्पताल है, ऐसे में कई खबरें ऐसी आई खासतौर पर निजी अस्पतालों की तरफ से, जहां पर निजी अस्पतालों की तरफ से मनमाना रवैया अपनाया गया, मुंह मोंगी रकम यहां पर लोगों से मांगी गई, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशते ये अस्पताल, उनकी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन कई अस्पताल ऐसे भी थे, जिसमें संतोष अस्पताल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की। कैसा लग रहा था उस वक्त जब इस तरीके के आरोप और इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी? रंजना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो आपदा में अवसर और ऐसी बातें, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस आते थे, वो ये थे कि ये लोग मेडिक्लेम वाले पेशेंट का मेडिक्लेम से इलाज कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको ओपीडी में ट्रीट कर रहे हैं। हर पेशेंट को उसके संतोषजनक तरीके से, शायद इसीलिए हमारे अस्पताल का नाम भी संतोष अस्पताल ही है। हाँ, हर पेशेंट पूरी तरीके से संतुष्ट होके गया और इतने सारे वीडियोस जो हमारी तारीफें करते थे, हमें बड़ी संतुष्टि मिलती थी। ये हमारा आपदा में अवसर जरूर था, लेकिन वो अवसर मरीजों को ठीक करने का था। हमने कहीं पर भी इस तरीके की बातें पैसे से संबंधित, खर्चे से संबंधित नहीं सोची। एक ही बात दिमाग में रहती थी कि हर मरीज ठीक करना है, चाहे मुझे उनके घर पे जाके ठीक करना पड़े, चाहे ओपीडी में ठीक करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी बातें दिमाग में रहती थी। और 7 मई से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने रेट भी फिक्स कर दिए थे, तो मुझे लगता है जो कुछ अस्पतालों से जो शिकायतें आ रही थी वो भी कम होनी शुरू हो गई थी। तो ये सारी बातें तो कोई भी महामारी या इस तरीके की परेशानी आती है तो उठती हैं, लेकिन हमारे को जो चुनौती मिली थी, हमारा सारा ध्यान था उस चुनौती पे खरा उतरना है। अगर ये ध्यान इधर उधर भटकेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने काम को निस्वार्थ भाव से हम करते जाएं और उसमें सफलता हासिल होती ही है, और वही काम आप डॉक्टर्स ने भी कोरोना काल के दौरान किया और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा से करते आए हैं। डॉक्टर लोकेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि दरकार उस समय सबसे ज़्यादा सुविधाओं की थी, क्योंकि मेडिकल व्यवस्थाओं को हमने कोलैप्स होते हुए देखा है। राज्य सरकारें निरंतर कोशिश कर रही थी कि अस्पतालों को तमाम सुविधाएँ मुहैया हो सके, फिर चाहे वो बेड्स की हो, ऑक्सीजन की हो, या फिर दवाइयों या फिर इंजेक्शन की हो। कभी ऐसा आपको लगा कि कहीं कुछ कमी रह
रह गई, क्योंकि होता है कि कभी किसी अस्पताल को ज़्यादा मिल गया, किसी क्षेत्र को ज़्यादा सुविधाएं मिल गई, कभी ऐसा आपको लगा किसी चीज़ की कमी है, और अगर हाँ तो किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया? जैसा कि सेकंड वेव चल रही थी तो काफ़ी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी जी। तो पहले तो हमने 65 पेशेंट वन टाइम एडमिट कर रखे थे। हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी 50 पेशेंट्स की है, फिर भी हमने कुछ बेड्स बढ़ा करके 65 पेशेंट्स हमने वन टाइम एडमिट किए थे और सभी के सभी पेशेंट ऑक्सीजन पर थे। तो एक टाइम तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी। जैसे ही एकदम ऑक्सीजन की किल्लत आई उस समय हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे। तो ऑक्सीजन के हमारे डेली डी टाइप के 200 सिलेंडर्स की डिमांड थी जी। तो उस समय हमने कंसंट्रेटर, जैसे फर्स्ट वेव आई थी उसी टाइम हमने काफ़ी कंसंट्रेटर परचेज कर लिए थे, तो वो कंसंट्रेटर काफ़ी यूजफुल रहे। और ड्यूरिंग पीक ऑफ द सेकेंड वेव भी हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटर परचेज किए, तो उनसे हमको सहायता मिली। और IMA फरीदाबाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद ने आर्ट्स हॉस्पिटल को लिए, जैसे उन्होंने देखा कि काफ़ी सीरियस पेशेंट एडमिटेड हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई आर्ट्स हॉस्पिटल को दी। तो मैं उनके लिए भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। और हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक था, जैसे जैसे पेशेंट आने शुरू हुए हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि पेशेंट्स हमें सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पीक आने वाली है, तो मार्केट में शॉर्टेज रहेगी। तो हमने अभी भी हमारे पास इवन पीक जाने के बाद भी 1 मंथ का पूरा स्टॉक है, सारे इंजेक्शंस का, दवाइयों का सारा स्टॉक हमने अभी भी रखा हुआ है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी हमारे पास खाली सिलेंडर भी उस समय 100 सिलेंडर्स हुआ करते थे, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और IMA ने मिलकर हमारी काफ़ी हेल्प की, तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के समय से सीखकर हम आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसमें बखूबी आपकी संस्थान और आपकी तरफ से काम भी किया जा रहा है। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, लोग बहुत डर सहमे हुए थे, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उस समय में किस तरीके से आपने सहयोग किया, और उस फेज से निकलकर आज जब पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाले समय में तस्वीर आप क्या कुछ देखते हैं? डॉक्टर संदीप, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर लोकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जिसे जा रहा है, उसी गति से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि आर्ट्स हॉस्पिटल हमेशा जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती है उनमें हमेशा आगे रहा है, चाहे हमें आयुष्मान भारत स्कीम रही हो या और कोई स्कीम रही हो। तो हमने जैसे ही गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया, हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाए। मेरा एक और क्लिनिक है, हमने वहाँ भी वैक्सीनेशन शुरू करवाई। और जब कोविड टाइम हुआ, कोविड का पीक हुआ, तो पूरा आर्ट्स हॉस्पिटल हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। तो उस समय हमारे पास जो भी वैक्सीन बची थी, जो भी स्टॉक था, हमने जो हमारा दूसरा सेंटर है वहाँ रखवा कर हमने वैक्सीन लगवाना शुरू की। और अभी भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेज डाल रहे हैं, या और भी सोशल मीडिया के थ्रू हम अप्रोच कर रहे हैं कि अभी भी आर्ट्स हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन चालू है। तो हम यही चाहते हैं कि वैक्सीनेशन इसका विकल्प है। यदि थर्ड वेव से बचना है तो वैक्सीनेशन ही विकल्प है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, मैं यही कहना चाहूँगा, मोस्टली केस जिनको कोविड भी हुआ है वैक्सीनेशन के बावजूद माइल्ड हुए हैं और अपने आप रिकवर हो गए हैं। तो वही चीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लग जाए, ताकि थर्ड वेव यदि आए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बच जाएँ, उनकी लाइफ बच जाए, फैमिली उनकी खुश रहे। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें, और आप जैसी तमाम जो संस्थाएं वो इसके लिए आगे आ रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर लोकेश, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल में जो तस्वीरें हमने देखी वो भयावह रही। पहले तो आप संक्रमित हैं, उसके बाद जब आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं, तो एक अलग ही डर जो है वो जहन में बैठ जाता है। अस्पतालों में जब मरीज भर्ती हो रहे थे, एक लंबा रिकवरी पीरियड जो उनको झेलना पड़ रहा था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रेस देने वाला रहा। ऐसे में एक डॉक्टर के रूप में किस तरीके से फिजिकल तौर पर उनको स्वस्थ करना तो चैलेंज रहा ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेस वो लोग ना ले, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि कई तस्वीरें हमने ऐसी देखी जहां पर डॉक्टर्स खुद मरीजों को कहीं गा कर तो कहीं डांस कर एंटरटेन करते हुए नजर आए।
आर्ट्स हॉस्पिटल का ऑनर होने के साथ साथ मैं पल्मोनोलॉजिस्ट भी जी। हूँ और फर्स्ट वेव जो आई थी कोविड की उसका हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस एक्सपीरियंस को हमने सेकेंड वेव में बनाया और मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट के पास विजिट की जाए जी। क्योंकि पेशेंट को जब डॉक्टर बार बार आता है, मैं पर्सनली 6 to 7 टाइम हर पेशेंट के पास जाता था। हाँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उससे क्या हुआ कि पेशेंट को एक सपोर्ट ये रहती थी, डॉक्टर बहुत अच्छा मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि पेशेंट मूव भी नहीं कर पाता था। पेशेंट इवन पानी के लिए भी स्टाफ को बुलाता था, पानी भी नहीं पी पाता था। पानी भी हम बड़े अलग टेक्निक से पिलाते थे। पेशेंट मोस्टली बाईपैप वेंटिलेटर पर होते थे या हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रहते थे। ऑक्सीजन मास्क उतार नहीं सकते थे, उनका उतारते सीधा 40-50 पे पहुंच जाता था ऑक्सीजन। तो ऐसे पेशेंट्स का काफ़ी चैलेंजिंग था उस समय, क्योंकि उनको मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। जी। हमने कोविड के दौरान सारे पेशेंट्स की डेली घर पे बात करवाई। पेशेंट को हमने मोबाइल अलाउ किया। पेशेंट का अटेंडेंट मैं ये बोलूँगा 8 से 10 बार डेली अपने अटेंडेंट्स पेशेंट से कॉल करते थे। जो पेशेंट बात कर पाने में अक्षम थे उनके लिए हमारा नर्सिंग स्टाफ उनकी बात करवाता था, वीडियो कॉल करवाता था और मैं खुद पर्सनली 7-8 टाइम हर पेशेंट के पास जाके मिलता था 24 घंटे में। तो ताकि हम कई पेशेंट जो कोविड नेगेटिव हो गए लेकिन उनको लंग फाइब्रोसिस था, रेस्पिरेटरी फेलियर में था, तो वहाँ हमने अटेंडेंट को अलाउ किया और अटेंडेंट उनके साथ रहे। तो कई पेशेंट्स आईसीयू फोबिया में चले गए, आईसीयू साइकोसिस में चले गए। तो जब उनके साथ अटेंडेंट रहे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर घर चले गए। बिल्कुल, यही एक अलग रूप भी हमने डॉक्टर्स का देखा, जहां पर एक प्रोफेशनल के तौर पर तो आपने काम किया ही, साथ ही एक परिवार के सदस्य के तौर पर एक दोस्त के रूप में भी आप मरीजों के साथ दिन रात रहे और उनसे मीटिंग्स भी लगातार आप करते रहे। डॉक्टर संदीप, इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर लोकेश कह रहे थे कि मरीज वहां पर डरे सहमे पहुंचते थे, उनको डर का जो उनका जहन में बैठा हुआ था उसको दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो आपने बखूबी की भी। लेकिन आपके अंदर के डर का क्या, उस पर आपने कैसे जीत हासिल की, क्योंकि आप लोग तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोरोना मरीजों के रहे? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा रंजना जी आपने। जब भी हम ये पेशेंट ट्रीट कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी और शायद डॉक्टर लोकेश भी, हम लोग 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछली वेव में भी हो गए थे, इस बार भी पॉजिटिव हुए हम, और हम वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि हम लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ काम करते रहे। एक डर तो था ही, क्योंकि हम देख रहे थे इतने डॉक्टर्स की डेथ हो रही थी, इतना पैनिक फैला हुआ था सोसाइटी में। यंग लोग हमारे आसपास के अपने, जिससे हमें इस तरीके की सूचनाएं मिलती थी कि परिवार के सदस्य उस या यंग डेथ्स हो रही थी। तो एक ये नहीं मैं कह सकता कि हम लोग डर नहीं रहे थे, डर रहे थे, लेकिन एक जिम्मेदारी जो हमें दी गई थी, हमें पता था कि हमें वो जिम्मेदारी कैसे भी निभानी है। और उस जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस थी, चाहे वो हमारे को पीपी किट पहनना, मास्क पहनना, स्टाफ को सैनिटाइज़ करना, प्रॉपरली कार्बोलाइज करना, जो हमें मेडिकल जिम्मेदारियां थी वो हम अपनी साथ साथ पूरे करते जा रहे थे। और अपने स्टाफ को भी हमने इससे बचने के लिए सारे स्टाफ को पहले से ही वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन करा रखा था। शायद वो भी एक वजह रही होगी कि हम पॉजिटिव तो हुए, लेकिन उतने सीरियस लेवल पे हम लोग पॉजिटिव मतलब सिम्टम्स के साथ उतने गंभीर बीमार नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें एक बुरे ख्वाब की तरह ही रहती हैं कि आप काम कर रहे हो, एक डर के साथ काम कर रहे हो, उसको ओवरकम करने के लिए हम अपना जितना मानसिक संतुलन बना पा रहे थे वो कर रहे थे। खाली मैं नहीं, हम लोग डॉक्टर्स डे की बात करें, लेकिन हमारे स्टाफ ने भी हमें बहुत हेल्प की। और खाली स्टाफ की क्यों बात करें, मरीजों के साथ वाले लोगों ने भी पूरी हेल्प की। उन लोगों ने जब भी हमारे जैसे शुरू के 15 दिन तक हमें ऑक्सीजन की कमी रही, जिसको भी हम बोलते थे ऑक्सीजन के लिए, तो वो लोग पूरा परिवार जुट जाता था ऑक्सीजन के लिए कैसे भी करने में। हम लोगों को क्रेडिट जरूर दिया जा रहा है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि हमारे साथ हमारी पूरी टीम ने काम किया, परिवार के लोगों ने भी काम किया, तभी हम शायद एक इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर वो सामंजस्य, वो तालमेल और वो सहयोग लगातार मिलता रहे, और यही वजह है कि सफलता निरंतर उसमें आप हासिल करते हुए आए हैं। संक्रमण की दर भी घटने लगी है। डॉक्टर लोकेश, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी अब लगातार खबरें सामने आ रही हैं, हरियाणा में भी मामलों की पुष्टि हो रही है। ऐसे में कितने तैयार हैं आप और किस तरीके से इसको लेकर तैयारी की जा रही है? मैं तो ये कहूँगा कि डेल्टा वेरिएंट के केस ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लोग उसका पालन करें। जब भी पब्लिक प्लेस में जाएं, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट कोई अलग नहीं है। डेल्टा वेरिएंट के वही कोविड वायरस है, वही कोरोना वायरस है, सेम मेथड ऑफ स्प्रेड है,
सब कुछ सेम ही है, सिर्फ इसकी सीरियसनेस ज़्यादा बताते हैं। तो चीज़ें वही हैं, लोगों को पता है तो कि सेकंड वेव सबने झेली है, तो सबको इसके बचने के लिए जो भी तरीके हैं सब अपनाने चाहिए, ताकि हम इस चीज़ से को ज़्यादा फेस ना करें। और हॉस्पिटल की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। सेकंड वेव में जैसे अर्स हॉस्पिटल ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, और आज भी अर्स हॉस्पिटल ने मैक्सिमम पेशेंट, बहुत सीरियस से सीरियस पेशेंट ठीक करके घर भेजे हैं, और वो अभी भी हम डेली मैसेज भेज रहे हैं। आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सारे पेशेंट वीडियो बना के मेरे को मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर लोकेश, उसके पूरे हकदार भी आप हैं, क्योंकि दिन रात आपने काम किया और आने वाले समय के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर है, लोग वैक्सीन लगवाने से लेकर बच रहे हैं, कैसे आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं। रंजना जी, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि अब वो स्टेज आ गया जो जहाँ पर हमें वैक्सीनेशन के बारे में डरने का या भ्रांति फैलाने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जैसा कि एम्स के गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि डेल्टा प्लस या थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। क्योंकि कोई भी वैक्सीन अगर हम लगवाते हैं, ये सब आप सभी लोगों ने देखा है, वैक्सीनेटेड जो पेशेंट्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस या जान का खतरा आने की ये संभावना बहुत ही कम है, आप ना के बराबर समझिए। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि टाइम पे वैक्सीन लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अगर आप कोई भी वैक्सीन लगाते हैं या कोई भी परेशानी, उसका इफेक्ट आने में भी हमें 15 से 20 दिन, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दी गई हैं, अब तो 18+ सभी के लिए वैक्सीन अलाउ कर दी गई है, सभी के लिए खोल दी गई है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं है, अपनी टर्न पे आके वैक्सीन जल्दी से जल्दी टाइम से लगवा लेनी चाहिए। और डरने का या इस तरीके की किसी भी परेशानी का कोई भी आपके पास कोई रीज़न नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगवाई है, सभी सीनियर लीडर्स ने, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुझे लगता है कि यही एक तरीका है थर्ड वेव से बचने का, आने वाली फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस को बचाने का। हमारे जो गंभीर मरीज हैं, हमारे परिजन हैं, जो हमारे परिवार के ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, या अभी आने वाले, अब तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं घर के लिए, उनके जल्दी से वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिले, तो हम लोग बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अब वो समय नहीं रहा कि हम इसके बारे में भ्रांति फैलाएं या कुछ सोचें। जैसे ही आपका नंबर आता है, आपको टाइम मिलता है, टाइम पे वैक्सीनेट करा लें और अपनी जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति निभाएं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस फैक्ट को भी समझें कि ये त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, संकट अभी टला नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर हमारे पास कुछ है तो वो वैक्सीन, और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लें, क्योंकि आप तमाम डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से यही अपील करते आ रहे हैं। डॉक्टर लोकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सहयोग भी यहाँ पर निरंतर मिलता रहे, फिर चाहे वो आम जनता को, जो मरीज पहुंच रहे हैं उनका हो, समाज का हो या फिर सरकार का हो। किस तरीके से आप देखते हैं सरकार और समाज की तरफ से जो सहयोग मिल रहा था उसमें बैलेंस बिठा पाए? मैं वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। सरकार ने सबसे पहले डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई। डॉक्टर्स को वैक्सीन, डॉक्टर खुद सारे डॉक्टर्स 2-2 डोज ले चुके हैं, तो पब्लिक को डरना नहीं चाहिए। जब डॉक्टर सबसे पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मामूली सा फीवर आता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली पेशेंट सेल्फ रिकवर हो जाते हैं वैक्सीन के बाद। जो फीवर है, बॉडी पेन है, हेडेक है, या पैरासीटामोल लेना पड़ता है जी। देखो, कॉम्प्लिकेशन तो हर वैक्सीन की होती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। तो और जो समाज की जिम्मेदारी है, तो समाज में जितने भी एनजीओज हैं, सोशल वर्कर हैं, वो भी जगह जगह जाके लोगों को अप्रोच करें, वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करें, नुक्कड़ नाटक करें। और वैसे कोविड के पीक के दौरान हमें सहयोग हर तरीके से मिला, चाहे पुलिस प्रशासन का सहयोग हो। कई बार हमें बड़ा डर लगता था कि कोई फॉल्ट ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट ना हो जाए, बड़ा फॉल्ट लगे, कभी ऑक्सीजन सप्लाई कम ना हो जाए। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें पूरा मिला हुआ था। पुलिस की जिप्सी हमेशा यहाँ रहती थी, और कई बार हमें लगता था कहीं अटेंडेंट किसी की डेथ होती है तो अटेंडेंट झगड़ा ना करें, तो वहाँ भी हमें पूरा सहयोग मिला। और इस बार मैं कहना चाहूँगा, सेकेंड पीक के दौरान किसी भी अटेंडेंट ने कोई झगड़ा नहीं किया, और उन्होंने देखा कि डॉक्टर कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल करके, डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा टाइम पेशेंट के साथ रहता है। और इवन चाहे
गार्ड्स हो, जी, हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्टाफ था, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, लैब का हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट का बिल्कुल सभी ने दिन रात काम किया और यही वजह के सत्र में हमने आप मेहमानों को जोड़ा ताकि हम दर्शकों तक भी इस बात को पहुंचा पाए कि कितना डिफिकल्ट होता है एक डॉक्टर के तौर पर काम करना, वो भी कोरोना काल में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि डॉक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है उनके लिए पूरा कोरोना काल। ऐसे में अगर हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए, हम उससे पीछे क्यों हटें। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच बहुत ज्यादा जरूरी है कि घरों पर बैठे अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, और हाँ 2 गज दूरी और मास्क अभी भी बहुत जरूरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा पे ई अधिवेशन का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।